जो हम 2-3 साल से निरंतर कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, 2019 की इलेक्शन के बाद सारे इलेक्शन चोरी के हैं, वो बात अब राहुल जी कहने लगे। संसद हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमिश्नर भी है उसमें, कमीशन हो, इनमें से एक भी संस्था इस देश को फंक्शन नहीं करा पा रही है। ये सब डिसफंक्शनल है। भारतीय न्याय संहिता तो अमित शाह ने लिखी हुई है, बाबा साहब आम्बेडकर के ताजमहल को इन्होंने अपनी ईंटें लगाई हैं। तो ये सारा जो हो रहा है, चरमरा गया है, उसके ऊपर विपक्ष का एक अपना स्टेटमेंट और एक्शन दोनों ज़रूरी है। सोनिया जी राजनीति से थोड़ी अलग हो गई, अभी भी है वो राजनीति में, लेकिन फिर भी उसके बाद राहुल जी ने जिस पैशन से और जिस कंपैशन से और जिस गरिमा से एक झंडा लहराया है आज़ादी का, उसे उनकी पार्टी साथ नहीं दे रही कि इस देश की इलेक्शन की चोरी 2019 से हो रही है। इसको आपको ठोस रूप से लोगों के सामने रखने का एक ही रास्ता है, तो बाइकॉट द इलेक्शंस। लेकिन क्या बॉयकॉट करना किसी चुनाव को क्या बीजेपी को एक केक वॉक देना जैसा नहीं है? बिना इलेक्शन को बाइकॉट किए इस देश में गांधीयन रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। और वो गांधीयन रेवोल्यूशन, गांधीयन यानी महात्मा गांधीयन, वो रेवोल्यूशन लाने के सिवाय अब कोई मार्ग नहीं है हमारे पास इस देश को फिर से पटरी पर लाने का। अगर बॉयकॉट करेंगे तो ये सत्ता में जो पार्टियां हैं वही आपस में लड़ेंगे और सत्ता विपक्ष पूरा ही अपना लेंगे, और जो बोलने का थोड़ा बहुत तो प्लेटफॉर्म बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये देश ना मोदी जी की इच्छा से चल रहा है, ना शाह जी की इच्छा से, थोड़ा बहुत चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि ये देश और साउथ एशिया पूरा नेतन्याहू की इच्छा से चल रहा है, और मोसाद का इंटरफेरेंस कभी नहीं इतना बढ़ गया है। मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री जो भी है, उनकी स्थिति वैसी है जैसी औपनिवेशिक भारत में सिंधिया की स्थिति थी। ड्रेस बदलो, दरबार भरो, अपने प्रजा का शोषण करो, इतना ही कर सकते हो आप। तो देश का पूरा नैतिक जो बेस है वो चरमरा गया है, और ऐसा नैतिक चरमरा हो गया देश है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, हम टूट जाएंगे। एक में देखा जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री खुद चर्च में जाते हैं, चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पर मास के समय बैठे हुए हैं, और एक तरीके से क्रिश्चियन धर्म से उनका कितना पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है, वो बताते हैं। और जिस आरएसएस से वो आते हैं, जिस आरएसएस से के वो प्रोडक्ट हैं, उसी आरएसएस के जो दूसरी संगठनाएं हैं वो जाकर दिन रात तोड़फोड़ करती हैं, और जनता को शायद नरेंद्र मोदी अलग लगते हैं और ये तोड़फोड़ करने वाले अलग लगते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? सावरकर बुद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा घृणा अगर सावरकर बदनामी अगर किसी ने की है तो सावरकर ने की। यानी स्त्रियों पे रेप करो, रिस्पेक्ट मिलेगा, वो सावरकर की थियरी थी। आरएसएस को मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अलग नहीं मानता। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले दिनों से जितने भी वीडियोस मैंने मेरे इस चैनल पर किए, जितने भी मुद्दे मैंने इस चैनल पर उठाए, हर एक वीडियो के नीचे कई कमेंट्स एक ही तरह के आते थे। वो कमेंट था कि इस मुद्दे पर राजू परुलेकर सर को बुलाइए, इस मुद्दे पर आपको राजू सर से बात करना चाहिए था, राजू सर कहाँ पर हैं, राजू सर के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, आप राजू सर से बात क्यों नहीं कर रहे हो। और आप में से कई लोगों को मैंने रिप्लाई करते हुए भी कहा कि राजू परुलेकर सर की तबीयत ख़राब है, सर जल्द ही वापस आएंगे और आप इंतज़ार कीजिए। सर को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के ना मैसेजेस रुके और ना ही आप लोगों ने मुझे या फिर राजू सर को संदेश भेजना छोड़ा। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि विदेशों से मुझे मेल आए कि राजू परुलेकर सर कहाँ पर हैं, क्यों वो नहीं आ रहे हैं आपके चैनल पर। तो आप लोगों के चलते, डॉक्टर की ओर से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद, 100% रिकवर नहीं होने के बावजूद, राजू परुलेकर सर को आज हमने आप लोगों के चलते हमारे चैनल पर वापस बुलाया है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। पिछले कुछ हफ्तों से सर की जो तबीयत है वो सही नहीं है। सर को बोलने से
रोका गया है, यानी सरकार में तो हिम्मत नहीं है रोकने की। डॉक्टर की ओर से सलाह दी गई है कि सर को आराम करने के लिए कहा गया है। वो भी अब भी कहा गया था कि 15 जनवरी तक सर बात ना करें, सर किसी से मिले नहीं, बात ना करें। तबीयत पर उनका असर पड़ रहा है, कई सारी बीमारियों से वो जूझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद, पूरी तरीके से रिकवर नहीं होने के बावजूद सर आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपकी तबीयत कैसी है? लोग लगातार पूछते रहते हैं। मैंने छोटा सा बताया भी कि डॉक्टर ने आपको बात करने से मना किया था, क्या हुआ? अब आप कितने रिकवर्ड हैं? कैसी तबीयत है? अब रिकवर यानी इम्प्रूव हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा लोगों को सुनते वक्त, मुझे जिन्होंने पहले सुना है कि उतनी एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी की बात नहीं है। मैं तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकता, लंबी लंबी बात नहीं कर सकता और लाउड बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी वोकल कॉर्ड जो होती है, जिसकी वजह से हम बात कर पाते हैं, उसके ऊपर एक ग्रेन्युलोमा नाम की एक स्थिति होती है। वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वो हुआ था। तो उसके ऊपर नेज़ल स्कोपी करने के बाद वो डायग्नोस हो पाया। और पता नहीं मेरे जीवन में मेरा और स्टेरॉइड्स का क्या संबंध है, लेकिन एक स्टेरॉइड का किसी अन्य चीज़ के लिए मैंने ख़त्म किया, जबकि मुझे कोविड हुआ था बार बार। लंबी स्टेरॉइड की दवा ख़त्म होने के बाद वो वज़न बढ़ा था, वो वज़न कम करने गया मैं नवंबर के बाद। वो जैसे जैसे वज़न कम हुआ, फिर से एक स्टेरॉइड की बड़ी मात्रा में मुझे लेना पड़ा, और बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स था वो, अभी ख़त्म हुआ। लेकिन अभी भी ये हील होने की एक प्रोसेस होती है ग्रैन्युलोमा को, तो वो अभी जारी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, स्थितियाँ ऐसी है कि हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अब क्रिसमस के मौके पर आप लोग जय श्री राम कहने के लिए मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि बजरंग दल की तरफ से मैं भी आपको जय जय श्री राम कहूँ। और ऐसे ही आप ईद के मौके पर और क्रिसमस के मौके पर जय श्री राम कहने के लिए घर पे आया करेंगे, तब मैं कितना भी बीमार हूँ उठ के बात करूँगा आपसे, क्योंकि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ मोहन भागवत और उन्होंने जो निर्माण किया है इस देश में, और उनकी जो सारी बजरंग दल और बारी ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर ने जो नफ़रत फैलाई है देश में, उससे आतंकित कम और मैं निराश ज़्यादा होता हूँ। लेकिन इस निराशा का एक ही उपाय है कि आप एक्सप्रेस करो। आप अगर लिख सकते हो तो लिखो, बात कर सकते हो तो बात करो जी। तो आज मैं अभी आपसे जब बात करूँगा उसके बाद फिर से मैं मौन में जाऊँगा। ये नहीं कि मैं लगातार निरंतर बात करना शुरू करूँगा, अलाउड ही नहीं है, और करूँगा तो फिर बात ही नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर ने ये भी मुझे कहा है, तो ये एक मैंने थोड़ा टाइम लिया है जी। नहीं, और हम सभी लोग इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि आप आए और आप जल्दी स्वस्थ हों, ये बात हम सभी चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप एक्सप्रेस करते रहे थे, तो आप भले ही हमारे चैनल पर या यूट्यूब पर या वीडियोस में नहीं आ रहे थे, आप सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे, और उसी से मैं शुरुआत करूंगा। साल भर में कई सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी हाल ही में आपने एक ट्वीट किया और राहुल गांधी को उस ट्वीट को एड्रेस करते हुए आपने कहा कि क्यों वो चुनाव लड़ते हैं। आपने एक तरीके से पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठाया उस ट्वीट में, और आपने कहा कि पहले बताया जाता है कि कैसे गड़बड़ियाँ होती हैं चुनाव से पहले, चुनाव जिस दिन होता है उस दिन गड़बड़ियाँ होती हैं, चुनाव के नतीजों के समय गड़बड़ियाँ होती हैं, फिर बीजेपी जीतती है, कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया जाता है, कोई इसका कुछ नहीं करता और भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाती है। ऐसे में क्यों ही चुनाव लड़ा जा रहा है, ये सारी बात आपने उठाई। सिस्टम पर लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, क्यों आपको लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ये पत्र लिखना चाहिए, या फिर इलेक्शंस को लेकर ऐसी बातें आपने क्यों कही? अब राहुल गांधी ने बड़ी ज़ोर शोर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और उन्होंने पूरी सबूत के साथ उसको लोगों के सामने मंच पर रखा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जितनी बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वो किस पैशन से और किस उत्साह से उन्होंने रखा। तो समस्या तो सामने आ गई। जो हम 2-3 साल से निरंतर कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, 2019 की इलेक्शन के बाद सारे इलेक्शन चोरी के हैं, वो बात अब राहुल जी कहने लगे। लेकिन नेता विपक्ष को और बाकी विपक्षी दलों को समस्या बताकर चुप रहने का मुझे लगता है कि लोकतंत्र में
इतनी लग्जरी नहीं अफोर्ड होती है। हम समस्या बताने के लिए है ना, हमने बताई थी समस्या, आपने उसको ज़्यादा एक आयाम दिया, हम मानते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है? तो मुझे ऐसा लगा कि आज देश की स्थिति ये है, मैं बीमार हूँ लेकिन पड़े पड़े मैं देश को दिन ब दिन और बुरी हालात में जाते हुए और नर्क की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। संसद हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमिश्नर भी है उसमें, कमीशन हो, इनमें से एक भी संस्था इस देश को फंक्शन नहीं करा पा रही है। ये सब डिसफंक्शनल है। और चोर जो और बलात्कारी जो है वो उनके सेलिब्रेशन हो रहे हैं, उनको छूट रहे हैं जेल से। और जिन नागरिकों की इस देश को आवश्यकता है, जैसे सोनम वांगचुक है, उमर खालिद है, जिनकी ब्रेवरी, जिनकी प्रज्ञा, और भी है, रुपेश कुमार है, गुलशन फातिमा है, तो ये लोगों की प्रज्ञा, इनकी कंट्रीब्यूशन, ये तो एक बहुत बड़े संशोधक भी है सोनम, इनको जेल में ठूसा जा रहा है। इसमें संविधान नहीं है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। भारतीय न्याय संहिता तो अमित शाह ने लिखी हुई है, बाबा साहब आम्बेडकर के ताजमहल को इन्होंने अपनी ईंटें लगाई हैं। तो ये सारा जो हो रहा है, चरमरा गया है, उसके ऊपर विपक्ष का एक अपना स्टेटमेंट और एक्शन दोनों ज़रूरी है। मैंने राहुल जी को लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता नहीं कि राहुल जी वो पढ़ेंगे नहीं। कांग्रेस के आला जो नेता हैं उनको व्हाट्सएप भी हम करते हैं तो जवाब नहीं देते। जयराम रमेश का भी जवाब नहीं देंगे। और होते ही कौन है आप, ऐसा एक उनका फील होता है। आप बीजेपी या अन्य किसी पार्टी के बड़े नेता से मैसेज करो तो जवाब फ़ौरन आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, और ये परंपरा रही है। लेकिन कांग्रेस की ये परंपरा टूट गई है। अब मैं जानता हूँ कि सोनिया जी राजनीति से थोड़ी अलग हो गई, अभी भी है वो राजनीति में, लेकिन फिर भी उसके बाद राहुल जी ने जिस पैशन से और जिस कंपैशन से और जिस गरिमा से एक झंडा लहराया है आज़ादी का, उसे उनकी पार्टी साथ नहीं दे रही है। इसलिए मैंने वो एड्रेस किया था राहुल जी को, वरना मैं चाहता था कि हर कोई पढ़े उसको। वो क्लैरियन कॉल था, यानी ये नौका या टाइटैनिक डूबने से पहले वो जो गोले उड़ाए थे ना, वो फायरवर्क्स। तो वो इसलिए मैंने किया क्योंकि मेरी एक बाकी क्षमता तो बची नहीं थी, बात नहीं कर पाता हूँ। ट्विटर पे मुझे सप्रेस किया गया और फेसबुक पे भी, क्योंकि वो हिरेन जी देखते हैं तो उनके हाथ में है वो। तो 1,55,000 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर किसी भी हालत में जाने नहीं देते। 1,56,000 से ज़्यादा। जिस दिन ये देश इन असंवैधानिक रूप से सत्ता में बैठे हुए लोगों से मुक्त होगा, तब पता चलेगा कि मेरे एक्चुअल फॉलोअर क्या है, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। तो जितने लोग पढ़ते हैं उनके लिए मैं वो खत लिखा। आप देखिए देश में स्थिति ये है कि एक गुंडा रफियन, एक लंपेन ठग एलिमेंट है जो ईसाइयों को मार रही है, जो मुसलमानों को मार रही है। हिंदुस्तान के बाजू में सारे देश हैं। देखिए श्रीलंका है, रशिया है, थोड़ा दूर है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है। वहाँ पर आपने कभी देखा है क्रिसमस पे क्रिश्चियंस को मार रहे हैं? ये हमारे देश में भी पहली बार हो रहा है। ऐसा मैंने मंजर देखा नहीं। हमारे देश में भी सिर्फ बंगाल में और केरल में, बंगाल में सबसे ज़्यादा, कोलकाता में जिस तरह का क्रिसमस हुआ वैसा पूरे देश में ना हो सका। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश डबल इंजन चल रहा था। तो ये बंगाल को सुधारने चले हैं, पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश को सुधारें।
तो ये एक बात है। फिर रुपया और डॉलर की तुलना में एसटीडी कोड की तरह हो गया है, जो +1 एसटीडी कोड यूएस का है और हमारा +91, तो रुपया भी +91 हो गया है और एसटीडी कोड 1 है डॉलर 1 to 91, और भी गिरेगा। हमारी जो आज़ादी है वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर साहब ने मॉडर्न रिपब्लिक बनाया। उसके बाद हमारी आर्थिक आज़ादी को प्रावधान दिया गया था। आज की स्थिति में मोदी जी ने और निर्मला सीतारामन जी ने इस तरह से हमको एक आज़ादी हमसे छीन ली है, आर्थिक आज़ादी। आपको बताता हूँ, कई लोगों को मालूम नहीं है। पहले नोटबंदी से मोदी जी ने कैश को काला धन बताने की कोशिश की, फिर डिजिटलाइजेशन का भूत हमारे ऊपर सवार किया, फिर जीएसटी लगाकर पूरा मरोड़ दिया, पूरा रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मिडिल क्लास की। अब यह है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है वो आपकी काली कमाई नहीं है, वाइट अमाउंट है। आप अगर अपने बैंक अकाउंट से पैसा कैश निकालते हो, बड़ी कैश 10 लाख 20 लाख, आप दुबई में जाइए निकालिए, कोई पूछेगा नहीं। यूएस में जाइए निकालिए, कोई पूछे, क्योंकि आपके पैसे हैं। हिंदुस्तान ने नया नियम निर्मला जी ने लाया है, जो आचार वाली दीदी है ना वो, तो कि आप अगर पैसे निकालते हैं और उसके सवाल पूछे जाएंगे और वो सवालों से संतुष्ट नहीं हुआ डिपार्टमेंट, तो आपको 84% उस पर फ़ाइन, तो आप ही के पैसे पे आप फाइन देंगे। दूसरी चीज़, आप अब विदेश में 2.5 लाख डॉलर्स लेजिटिमेटली ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब आप विदेश में जो भी रकम भेजेंगे इसकी इंक्वायरी होगी। क्या मतलब है? आपकी वाइट अमाउंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी आज़ादी छीन रहे हैं। अब तीसरी बात, जो संचार आपके माध्यम से आपके घर में, आपके मोबाइल में झांकने की कोशिश सरकार कर रही थी, संचार साथी, वो ना हो सका, तो आप इनकम टैक्स बिल में ला रहे हैं। उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब चाहें, जिसको शक आए, उसके अंदर डेटा में घुस सकती है। ये तीसरा हुआ। चौथा, आपका सोना है, उसके ऊपर अब सरकार कुछ दिनों बाद, क्योंकि सरकार के पास 885 टन सोना है कुल मिलाकर, और पूरे देश में हमारी दादी नानी, हमारी परदादी परनानी, उन्होंने कमा कर हमारा सोना जो है, हिंदुस्तानी औरत बहुत सोना प्यार करती है। कुछ ट्रिलियन टन सोना है हमारे पास घर में, उसे सरकार अब गबन करना चाहती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, टैक्स लगेगा, और वो टैक्स आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपका सोना इतने पैसे नहीं, आपकी नेटवर्थ नहीं है। सोना तो आपके दादी ने रखा था, नानी ने रखा था, ये तो सरकार उसके ऊपर कर्जा देगी, समझी, आपको टैक्स भरने के लिए, और फिर उसके ऊपर टैक्स लेगी। तो आपको आर्थिक रूप से खत्म कर, बहुत पिछड़े गरीब बनाने की, और आपके घर में आपके अंडरवेयर तक झांकने की ये जो कोशिश है, वो एक संवैधानिक या एक सरकार नहीं करती है। सरकार का काम नहीं है, सत्ता पक्ष का काम नहीं है, ये एक ठगी है। और ऐसी ठगी इस देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपने देखा, ईसाई, दलित, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। औरतें, राम रहीम, आसाराम, सेंगर, ये फूलमालाओं को गले में लेकर घूम रहे हैं, और सोनम वांगचुक, उमर खालिद और अन्य लोग जेल में सड़ रहे हैं, जो हमारी बेस्ट ब्रेन्स हैं। नई नई बाबाओं का उदय हो रहा है जो झूठे हैं। यानी जादू टोना कानून जो पारित हुआ था दाभोलकर साहब की वजह से महाराष्ट्र में, उसके अंदर अगर देखा जाए तो ये सारे बाबा, सदगुरु श्री श्री रविशंकर, कोकोन शास्त्री, बागेश्वर, सारे जेल के अंदर होने चाहिए। तो ये सारी बातें उल्टी हो रही है, तो उसे ठीक करने का काम, सबसे अहम काम जो है वो विपक्ष का है। वो विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष को ये मालूम हो गया है कि इलेक्शन से वो चुन के नहीं आने वाले, क्योंकि इलेक्शन सीधे सीधे चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं देता, इलेक्शन कमीशन आपको कंप्यूटर कोड नहीं देता, इलेक्शन कमीशन आपको किसी भी तरह से पारदर्शिता नहीं दिखाता। ज्ञानेश कुमार अपने स्टाफ को, बीएलओ को नचाते हैं, उसकी वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि सीसीटीवी में हमारी बहनें, माताएं और औरतें दिखेगी, वो
चलेगा क्या, ये सारी बकवास बातें चल रही है। तो नेता विपक्ष को इसके खिलाफ सत्याग्रह, गांधी जी ने जो दिखाया था रास्ता, वो आंदोलन करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, और परकला प्रभाकर जी का मानना है, जिसको मैंने सेकंड किया था एक्चुअली मेरे लेटर में, कि इस देश की इलेक्शन की चोरी 2019 से हो रही है, इसको आपको ठोस रूप से लोगों के सामने रखने का एक ही रास्ता है, तो बाइकआउट द इलेक्शंस। अगर आप ये चोरी हो रहा है बोलकर उसमें हिस्सा लेते हो, तो आप उस चोरी के हिस्से हो, उस प्रक्रिया के हिस्सा बन जाते हो। तो ये एक पैराडॉक्स आप नहीं कर सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता, राहुल जी की समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है। तो इस इलेक्शन को, बंगाल के इलेक्शन को, ये महापालिका इलेक्शन को बाइकआउट कर देना चाहिए। बिना इलेक्शन को बाइकआउट किए इस देश में गांधीयन रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। और वो गांधीयन रेवोल्यूशन, गांधीयन यानी महात्मा गांधीयन, वो रेवोल्यूशन लाने के सिवाय अब कोई मार्ग नहीं है हमारे पास इस देश को फिर से पटरी पर लाने का। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये देश ना मोदी जी की इच्छा से चल रहा है, ना शाह जी की इच्छा से, थोड़ा बहुत चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि ये देश और साउथ एशिया पूरा नेतन्याहू की इच्छा से चल रहा है, और मोसाद का इंटरफेरेंस कभी नहीं इतना बढ़ गया है। उत्तराखंड से लेके मेरा गांव है कोकण तक, इजराइल के जो गाज़ा के वॉर क्रिमिनल सैनिक हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए हम ला रहे हैं। सही बात है। हमने अपने द्वार खोल दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये ऑफेंस है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये हमारा देश जो है मोसाद ने एनस्लेव कर दिया है। मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री जो भी है, उनकी स्थिति वैसी है जैसी औपनिवेशिक भारत में सिंधिया की स्थिति थी। ड्रेस बदलो, दरबार भरो, अपने प्रजा का शोषण करो, इतना ही कर सकते हो आप। बाकी सब वही डिसीजन देते हैं। दो क्रोनीज हैं जो हमारे, वो भी इसराइल के पनाह में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ अमेरिका इसराइल के आगे अपना सर नहीं उठा पा रहा है, वहाँ भारत एक बार एनस्लेव होने के बाद अभी तक के प्रधानमंत्रियों ने भारत को इसराइल के गिरवी होने नहीं दिया, जियोनिज्म के। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, और इसलिए हम लोग की बैंकिंग से लेके सारी सिस्टम जो है, हम धीरे 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 कर्जे में जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपनी आय और अपने व्यय और अपना देश का कर्जा, इसका संतुलन पूरी तरह से खो देंगे, और ज़्यादा नहीं 6 महीने में। उसके बाद ये देश एक अनार्की बन के रह जाएगा। और इसीलिए मैं क्लैरियन कॉल राहुल गांधी जी को दिया था। वो विदेश में है, मुझे मालूम है, और वो विदेश में मज़े करने के लिए नहीं गए, काम के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ भी वो पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन को अगर बाइकआउट नहीं किया गया, तो आने वाला हर इलेक्शन हमारे लिए एक अत्यंत भयंकर बुरे सपने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी भी इलेक्शन में इसके बाद वोटिंग नहीं करूंगा। मैंने उस दिन एक ट्वीट डाला था कि इस देश में अब मैं सिर्फ एक रेफ्यूजी की तरह हूँ, क्योंकि मेरे ओपिनियन का सम्मान नहीं है। मेरे ओपिनियन को दुश्मन का ओपिनियन की तरह देखा जाता है। आरएसएस के कई ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर और साथी मेरे ऊपर केसेस करके मुझे अंदर डालने की कोशिशें कर रहे हैं, और निरंतर प्रयास यह रहा है कि राजू पुरोलेकर और लाइक माइंडेड लोगों की आवाज़ बंद की जाए, चाहे पुलिस के माध्यम से, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे गुंडागर्दी के माध्यम से। और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए हैं, इसलिए वो क्लैरियन कॉल मैंने दिया। जी, जब हम ये पूरी मुद्दे को, आपने जितने देश की जनता कितनी भोली है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब मुझे वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम हुआ और मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो लोग कहते हैं, लोग मुझे खत भेजते हैं कि सर ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, ये लोग काला जादू करते हैं, आपके ऊपर काला जादू करके आपकी आवाज़ बंद की इन्होंने।
उनको भी पता होना चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र में हम बैठकर कर रहे हैं वहाँ पर ये इलीगल है, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से बार बार अंधश्रद्धा को मिटाने की बात की जाएगी। बहरहाल जो आपने सर मुद्दे उठाए अभी, ये इतने सारे मुद्दे जो उठाए ये गंभीर मुद्दे हैं और इस पर चिंता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ठीक उसी समय जब एक आम नागरिक की आप बात करते हैं तो एक नागरिक क्या कर सकता है? अगर उसे एक सरकार पसंद नहीं आती है तो सरकार बदल सकता है, बदलने के लिए वोट कर सकता है, दूसरे नेताओं को सुनता है, और इसके लेकर हाल में हुआ भी था। वोट का कुछ मतलब नहीं, वोट चोरी हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों को तो ये लगता है कि हम तो सही आदमी को चुनना चाहते हैं, हम वोट कर रहे हैं, अब वोट भी नहीं दिखाया जा रहा है तो क्या करें? तो इसका सोल्यूशन तो गवर्नमेंट में चेंजेस से आ सकता है, या फिर या तो सरकार पर उतना दबाव रहे कि सरकार, जिस तरह से क्रिसमस में ये गुंडागर्दी की गई, देश विदेश में भारत का नाम बर्बाद किया है इन लोगों ने, तो उसे कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन जब इसका रास्ता ही इलेक्शन के थ्रू जाता है और इलेक्शन को ही कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो ऐसे में किया क्या जा सकता है? लोग क्या कर सकते हैं, जनता क्या कर सकती है, नेता क्या कर सकते हैं? विपक्ष के लोग तो उठा रहे हैं सवाल, उसके आगे क्या करें? विपक्ष के लोग जिंदाल के शादियों में नाच भी रहे हैं। मोआ मैत्रा जी, इनके प्रति हमें आदर है, सम्मान करते हैं, वो कंगना रनावत और सुप्रिया सुले साथ में नाच रही थी जिंदाल की शादी में, और उसकी तस्वीरें और वीडियोस आए थे। मुझे नाच गाने से कोई परहेज नहीं है, मैं खुद संगीत का बहुत प्रेमी हूँ और नाच का। समस्या ये है कि ये सामान्य स्थिति नहीं है, और हमारे जो विरोधी है वो हमें दुश्मन की तरह देख रहे हैं, ना विरोधी की तरह। इस स्थिति में ऐसे मैसेज अगर लोगों तक जाते हैं तो लोगों की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, लोगों का विश्वास और भरोसा उठ जाता है कि हम जिन पे भरोसा करके लड़ना चाहते हैं वो भी इनसे मिले हुए हैं, ऐसा लोगों में संदेश जाता है। जो शरद पवार साहब के बारे में गया और वो सच भी था। सही बात। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें हो रही है तो मुझे नहीं लगता है विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। अगर मैं सांसद होता या मेरी अपनी पार्टी होती तो मैं क्या कर सकता, तो मैं क्या करता, वो मैं लिखता हूँ। मैं इलेक्शन का बहिष्कार 100% करता, और मैं गांधी जी के रास्ते सत्याग्रह करता, और उनको जो सिविल डिसोबीडियंस जो है, सविनय कायदे भंग, यानी जो आप फालतू के कानून ला रहे हो, जैसे इनकम टैक्स बिल लाकर आप घुस रहे हो लोगों के घर में, फिर आप कैश निकालने की, ये सारे कानून को मैं विनय के साथ तोड़ता और कहता हाँ मैंने कानून तोड़े, मुझे जेल हो गया। लेकिन उसके लिए संगठन और उसके लिए एक आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जिनके पास है, जैसे कि राहुल जी, उनको ये करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बताना चाहता हूँ बार बार। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ममता दीदी को भी ये आह्वान करता हूँ कि वो इस बात पे लड़े। लेकिन क्या बॉयकॉट करना किसी चुनाव को क्या बीजेपी को एक केक वॉक देना जैसा नहीं है? मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बहुत चतुराई से, अभी क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस होने वाले हैं और कई लोकल लेवल के जो इलेक्शंस जो हुए भी, सत्ता में ये, ऑपोजिशन में इनके खिलाफ बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे, कहीं पर बीजेपी वर्सेस अजीत पवार। तो अगर सोचिए कि जो विपक्ष की पार्टियां नहीं लड़ेंगी तो ये जो सत्ताधारी हैं यही आपस में लड़ेंगे, और सत्ता में भी यही होंगे, विपक्ष में भी यही होंगे, तब तो जो थोड़ा बहुत वॉइस बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि ये एक मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है, सवाल उठाया जाता है, आंदोलन किया जाता है, चुनाव आयोग से लेकर चुनाव अधिकारियों पर सवाल उठाया जाता है? हाल ही में राहुल गांधी ने फिर से एक बार संसद के अंदर उन्होंने लोकसभा में कहा, जर्मनी में उन्होंने कहा, जर्मनी में भी उन्होंने कहा, और संसद के अंदर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह मिलकर क्यों ये तय करते हैं कि चुनाव आयोग का जो कमिश्नर होगा वो कौन होगा? आप इतना क्यों डरते हैं कि जो तीसरा आदमी आपने अमित शाह को रखा है, जबकि पहले जो हमारे जज होते थे वो उसका हिस्सा होते थे? ऐसे में ये आप मानते हैं कि एक कारण ये हो सकता है कि अगर बॉयकॉट करेंगे तो ये सत्ता में जो पार्टियां हैं वही आपस में लड़ेंगे और सत्ता विपक्ष पूरा ही अपना लेंगे, और जो बोलने का थोड़ा बहुत तो प्लेटफॉर्म बचा है वो भी खत्म हो जाएगा? बोलने का प्लेटफॉर्म सत्ता से नहीं आता या विपक्ष से नहीं आता। हम बोल रहे हैं, हम कौन से सत्ता में, विपक्ष में? मैं ये मानता हूँ सोहित की बाइकॉट से सत्ता की जो लेजिटिमेसी
प्रॉपर चैनल से जानी चाहिए वो जाएगी। चाहे वो अपने लोग खड़े करके चुन के आए हैं, वो कहें अपने मायावती जी की पार्टी है, उनको कहें कि आप खड़े रहो, ये खड़े रहो, इसी से डरते हो ना आप। मुझे लगता है ये बातें होंगी, लेकिन ये बातें होने से ये स्पष्ट होगा कि इनकी लेजिटिमेसी नहीं है। और आप विश्वास रखिए कि मोदी शाह का जो रेजिम है उसकी इस तरह से लेजिटिमेसी जाने लगी तो उनकी नींव हिल जाएगी। लेकिन विपक्ष वो कदम नहीं उठा रहा है, उसकी कोई ख़ास वजह होगी। और मुझे लगता है कि क्रोनीज के पैसे सभी को मिले हैं, इसलिए शायद कोई कदम नहीं उठा रहा है, वरना ये कदम ना उठाने का कोई वजह मुझे नहीं दिखती। जो आप बता रहे हो वो वजह नहीं है, क्योंकि वो वजह होती तब भी लेजिटिमेसी निकल जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पे इसके बहुत गहरे परिणाम होंगे। क्योंकि भारत कोई छोटा लोकतंत्र नहीं है, भारत नेपाल भूटान नहीं है। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र अगर एक बहुत बड़ी तबका है नहीं, ये क्रांति ऊपर से नीचे आएगी। राहुल जी, ममता जी, स्टालिन जी मिलकर अगर कहते हैं कि हम बहिष्कार करते हैं तो वो एक सामान्य घटना नहीं होगी। पूरे विश्व के इतिहास में वो 180 डिग्री में राजनीति को बदल देगी और मोदी वही धरे के धरे रह जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये अगर ये कर नहीं रहे हैं तो इसकी कोई वजह है और वो मैं नहीं जानता, वो मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मैं बीमार भी हूँ और सारी बातें, मैं सिर्फ वोकल कॉर्ड की बात मैंने आपको बताई, और भी सारी दिक्कतें, अचानक बहुत सारा टूर किए, बहुत भाषण किए, बहुत घूमे, बहुत एब्यूज़ किया अपनी बॉडी को, उसकी ये सारे परिणाम है। लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ। जब ठीक हो जाऊँगा और स्वस्थ हो जाऊँगा तो ये जानने की फिर से लगातार और निरंतर प्रयास करूँगा मैं। हालांकि मेरे आवाज़ को दबाने की सरकार, आरएसएस की जो ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुरोहित्स हैं, वो सारी कोशिश कर रहे हैं। हर जगह केसेस लगाना, हर जगह पे मेरे खिलाफ बात करना और ट्रोलिंग करना, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन ऐसी बातों से हटने वाला मैं नहीं हूँ। ना पानसरे हटे थे, ना कहते थे हम उनको, ना दबोलकर हटे थे, ना गांधी जी हटे थे। फिर उनको मारा गया, तो मारने से तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो उनके पास एक ही शस्त्र है, जो दूसरा शस्त्र जो है गोगोई जैसे लोगों पे काम आता है, या चंद्रचूड़, लोया जैसे लोगों पे काम नहीं आएगा, मेरे पर भी वो काम नहीं आएगा। तो लोया पर जो शस्त्र इस्तेमाल किया गया, वो शस्त्र तो बात ही फुल स्टॉप। फिर इस दुनिया से मेरा कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। सही बात है। नहीं, ये बात तो सही है जो आप कह रहे हैं। और जब अभी आप ये कह भी रहे थे तो एक सवाल आया मेरे मन में, जितनी बातें आपने कही, आपकी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं है, फिर भी आप बात कर रहे हैं क्योंकि आपको इसका प्रभाव दिखता है, आपको इसका परिणाम समझ में आ रहा है। आपने कहा कि लोगों के घर में फ़ोन तक घुसने की कोशिश की जा रही है, संचार साथी ऐप के जरिए। लोगों के पैसे कहाँ पर खर्च करें, कितना निकालें, पैसे निकालने के लिए आपको सरकार मोदी को की बताना पड़ परमिशन रहा है। लगती है। ये कितनी गर्मी, यानी रशिया में भी ऐसा नहीं है। तो आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। आप फ़ोन में क्या कर रहे हैं उस पर सरकार की नज़र है। अगर ईसाई धर्म का आदमी 25 दिसंबर को अपना त्यौहार मना रहा है, तब वहाँ पर जाके तोड़फोड़ होती है, कोई कुछ नहीं कहता है। हम इसके अलावा देखते हैं महंगाई कितनी बड़ी है। पिछले 10 साल में अगर लड़कियों और औरतों पे रेप करने वाले लोगों के सत्कार किए जा रहे हैं, जेल से छोड़ा जा रहा है। और तो और अभी हाल ही में राजस्थान में एक कुछ गाँवों ने उनके यहाँ पर एक तरीके से ये फरमान किया है कि वहाँ की औरतों को फ़ोन्स नहीं दिया जाए, कैमरा वाला फ़ोन नहीं दिया जाए। ये इससे भी ज़्यादा गंभीर चीज़ें हैं। नासिक के तपोवन से लेके अरावली के जंगलों तक सारे जंगल साफ करने की नीति ये मोदी शासन ने चालू की है। हालांकि अरावली पे एक सेट अभी वो आज गया है, लेकिन इतने जंगल तोड़े गए, आप समझिए कि गए 5 सालों में 1 करोड़ वृक्ष को काटा गया जी। और तपोवन के लिए दौड़कर सयाजी सिंधे आंदोलन करने आए। तो बीड़ में उन्होंने जो बहुत मेहनत से और बहुत लगन से जंगल बनाया था, उसमें आग लग गई और सारे वृक्ष जलकर खाक हो गए। ये संजोग है या प्रयोग है? सही बात है। तो आपको तो मालूम है ये क्या है। क्योंकि आज ये भी ब्राह्मण तो ये भी चाहते हैं कि गांधी जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, ऐसा मैं बोलूं। तो मेरा सवाल इसमें यह है
कि आपको इतना समझ में आ रहा है, हमें इतना समझ में आ रहा है, हम इतना वीडियोस करते हैं इसके ऊपर, क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही? विपक्ष का ठीक है, छोड़ दीजिए, हमने सवाल उठाया कि विपक्ष क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल है। लोग क्यों ये इस चीज़ को चुपचाप तरीके से देख रहे हैं कि अगर भले ही मैं हिंदू हूँ, मेरे सोसाइटी में अगर कोई ईसाई रहता है तो उसका भी अधिकार है कि वो अपने धर्म का त्यौहार मनाए जितनी तरीके से। वो तो ढोल ताशा नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो तो रात को 12 बजे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई दूसरा अपना त्यौहार मना रहा है और वहाँ पर आकर बीड़ी जैसे पतले लोग भी आते हैं, तोड़फोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके जो बाप हैं वो राजनीति में बसे हुए हैं, इन पर कुछ होने नहीं देंगे। जनता की जो चुप्पी है इस पूरे मामले में लगातार, चाहे 1800 पेड़ नासिक के काटे जाएं, चाहे दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हो, चाहे रेपिस्ट को छोड़ा जाए, अरावली को हटा दिया जाए, पेड़ों को काटा जाए, हसदेव को खत्म किया जाए, यहाँ पर सी लैंड जो है सॉल्ट पैन लैंड है वो दे दिया जाए। देखिए मुझे एक बताइए, उस जंगल के लिए लड़ रहा था, उससे नक्सली था वो हिडिमा, स्वाभाविक रूप से उसकी हिंसा का मैं निंदा करता हूँ, उसका मार्ग गलत था, लेकिन जंगल की रक्षा के लिए वो नक्सली बना, और जिसने जंगल काटे वो हमारा सबसे प्रतिष्ठित नागरिक बना। सही बात। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्रिमिनल कौन है, ये भी एक गंभीरता से सोचने वाली बात है। सही बात है, लेकिन कोई सोच रहा है? ये सवाल था मेरा, कोई सोच रहा है? सोच रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सोचता नहीं है। लोग सोचते हैं, फिर खाते हैं, फिर पीते हैं और सो जाते हैं। सोचने के बाद एक स्थिति आती है, हम सोचते हैं, हम समस्याओं को लोगों के सामने रखते हैं। अब मैंने उस दिन प्रियंका जी को टैग किया था, एक मैंने ट्वीट डाला था, उन्होंने जब संचार साथी वो आ पाया तो उन्होंने उसकी भयानकता का वर्णन संसद के बाहर आने के बाद किया। मैंने नीचे लिखा था कि ये तो हम सुबह से कर रहे हैं, ये समस्या जो है वो बताना हमारा काम है, वो तो हम बता ही रहे हैं, आपका काम उसका समाधान ढूंढना है। हम आपकी तरफ ये देख रहे हैं कि आप समाधान ढूंढो, और इसमें आप हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो इस बात का रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि आप हमारी जो समस्या है वो आप हमको मत बताइए, वो जी रहे हैं हम। हमें कैश निकालने के बाद 84% फाइन हमें होता है, विदेश में पैसे जो लेजिटिमेट हम ले जाने के बाद इंक्वायरी। आजकल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजना शुरू किया, आपने इतनी मेथी की सब्जी लाई, फिर एसी इतने हैं, उसका इसका तालमेल हो रहा है, इतने कैश निकाली नहीं, उतना क्या, ये सारा क्या चल रहा है? जबकि आपके एक एक क्रोनी के ऊपर आपने लाखों करोड़ों रुपए, लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए मोदी जी ने, और 10 लाख का हिसाब लोगों से मांग रहे हैं आप। आपको नैतिक हक नहीं है। अरुंधति भट्टाचार्य जो थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेड चेयरपर्सन, वो रिलायंस में काम करती है। कोई एक आईपीएस अफसर था, वो ईडी में बहुत नाम था उसका, वो भी रिलायंस में ज्वाइन कर दिया, बाकी दूसरे क्रोनी के पास ज्वाइन किए। अब ये बात है कि ये अगर ऐसे हो रहा है, कोई जजेस, रिटायर जजेस राज्यपाल हो रहे हैं, फिर मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष हो रहे हैं, काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टा ही करेंगे काम, क्योंकि उन्होंने जब जज थे तो क्या किया वो तो हम देख ही रहे हैं। तो देश का पूरा नैतिक जो बेस है वो चरमरा गया है, और ऐसा नैतिक चरमरा हो गया देश है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, हम टूट जाएंगे। एक तो भारत देश नहीं था, वो तो ब्रिटिशों की वजह से हुआ। आपको मालूम है ब्रिटिशों की जो अंडर जो हिंदुस्तान आ रहा था, उसमें म्यांमार भी था, ब्रह्मदेश, बर्मा, उस वक्त बर्मा था। वो बर्मा में अभी मुझे ये अपने वो इतिहासकार इस्लाम साहब कौन, वो उन्होंने कहा, उनका इंटरव्यू मैंने देखा, कहते हिंदू महासभा का वहाँ का बर्मा का अध्यक्ष था। सावरकर अध्यक्ष हिंदू महासभा के पूरे बने, उससे पहले वो भी हिंदुस्तान के साथ ही बर्मा को लाना चाहता था म्यांमार में, यानी अखंड भारत के हिसाब से। लेकिन सावरकर जैसे ही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने,
उन्होंने पहले उसको हटा दिया, क्योंकि सावरकर नहीं चाहते थे ब्रह्मदेश हिंदुस्तान में आए, क्योंकि फिर बुद्धिस्टों की संख्या बढ़ जाती। सावरकर बुद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा घृणा अगर सावरकर बदनामी अगर किसी ने की है तो सावरकर ने किया। सावरकर का संन्यस्त खड़क नाम का एक नाटक है, वो बुद्ध के खिलाफ जो लिखा है उन्होंने बिना जाने बिना समझे लिखा है। तो अहिंसा के बारे में, फिर स्त्रियां अपने दुश्मन की स्त्रियों का आदर करने के बारे में, और ये सारा निचोड़ जो है वो आज हम भोग रहे हैं। यानी स्त्रियों पे रेप करो रिस्पेक्ट मिलेगा, वो सावरकर की थियरी थी। शत्रु की स्त्रियों पे बलात्कार करो। अब ये मैं अपने मन का कह नहीं रहा हूँ, लोग कहेंगे कि राजू अपने मन का कहता है। उन्होंने लिखा उनके, और वो तो उनके वेबसाइट पे है, savarkar.org पे जाके पढ़िए आप। हिंदू पथ, पतशाही, सिक्स एपॉक, सारी किताबें उनकी है। तो ये है, गोलवलकर चाहते थे कि ईसाई और मुसलमान, इस्लाम और कम्युनिस्ट तीनों को शत्रु माना जाए। तो वो ईसाइयों के चर्च तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद आप खुद देखो, 1-2 क्रोनी हैं, वो जंगल के नीचे खनिज जो हैं उसके लिए जंगल को खोद रहा है। ये बाकी लंपेन ठग्स जो हैं बजरंग दल के, वो मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे हैं। यानी पूरे देश को ही खोद रहे हो आप, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये आपकी, हमारी आने वाली जनरेशन की कब्र खोद रहे हैं। ऐसे वक्त विपक्ष चुप रहा है और पार्टियां करता है, साथ में कैंटीन में साथ में खाना खाता है और शादियों में नाचता है, और बाहर आके वो समस्या हमको बताता है जो हम जी रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम सर के बाद नाम कटे, उसमें मेरा नाम भी कटा होगा। आपका अभी तो आप नागरिक हो ही नहीं, आप रेफ्यूजी हो। तो मोदी जी ने हमारे देश में भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में, आरएसएस ने और भाजपा ने इस देश के संविधान पसंद, अमन पसंद और प्यारे लोगों के खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ी है। और ऐसे वक्त आप बस समस्याओं की कहानी बताते रहो, कितने दिन चलेगा? सही बात है। तो आपको ये लगता है, क्योंकि अभी आपने एक बार फिर से जिक्र किया कि कैसे आरएसएस के लोग कहते थे कि भारत के 3 दुश्मन हैं, या हिंदुओं के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, कम्युनिस्ट और ईसाई। और बुद्धिस्टों को भी वो दुश्मन मानते, बुद्धिस्ट को भी वो दुश्मन मानते थे। तो मुसलमानों आरएसएस का कोर जो है वो एंटी, देखिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। मैं पैदाइशी ब्राह्मण धर्म में हूँ, पैदा ब्राह्मण धर्म। तुम धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुए, तुम ब्राह्मण धर्म में पैदा हुए। तुम बाकी जातियाँ जो है उनको ये बताते नहीं हो कि इस देश के मेन धर्म 2 ही थे, ब्राह्मण धर्म और बुद्ध धर्म। बाद में जैनिज्म आया, सिखिज्म आया, बराबर। इस्लाम बाहर से आया, क्रिश्चियनिटी बाहर से आई। तो ब्राह्मण धर्म को इतनी संख्या नहीं थी, संख्या बल कि वो लड़ सके, इसलिए बाकी जातियों को उन्होंने हिंदुत्व या सनातन का नाम दिया। सनातन असल में एस धम्मो सनातनम, यानी पाली में उसको बुद्ध धर्म को सनातन धर्म कहा, और हिंदू तो पारसी नाम है। तो हिंदू या सनातन नाम का कोई धर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो धर्म एक ही है, ब्राह्मण। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों ने खुद अकबर को, औरंगजेब को जिजिया कर से हमें मुक्त रखो ये कहने के लिए जो खत लिखा है, उसमें ये लिखा है हम ब्राह्मण धर्म है, हम हिंदू धर्म नहीं है, हमें जिजिया कर मत लगाओ। और फिर तिलक ने भी कहा है कि मेरा हिंदू धर्म नहीं है, मेरा धर्म ब्राह्मण धर्म है। वैसे राजू परुलेकर का धर्म भी ब्राह्मण धर्म है, सोहित मिश्रा का भी ब्राह्मण धर्म है। हम बाकी जातियों को ये बताते नहीं हैं कि हम ब्राह्मण धर्म मानते हैं और बाकी सारी जातियां हैं, क्योंकि संख्या बल उनका हमें इस्तेमाल करना है और झूठे दुश्मन मुस्लिम, ईसाई दिखाने हैं और देश को बर्बाद करना है। जी, इसी पर मैं आ रहा था। ये जो महत्व वाली बात आपने कही है कि कैसे एक धर्म को या फिर एक जात को आगे बढ़ाने की ये कोशिश है, तो उसमें तो हमने
खुले तौर पर देखा है आप और मैं, कितनी बार इस पर बात कर चुके हैं कि मुसलमानों को तो अब ये दिन रात सताने लगे हैं, मुसलमानों के मस्जिदों के बाहर जाना। क्रिश्चियनों को सबसे ज़्यादा। तो अब मेरा सवाल वही था, क्रिश्चियन पर ही आ रहा था मैं, कि जैसे क्रिसमस के समय 2 तस्वीरें आती हैं। एक में देखा जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री खुद चर्च में जाते हैं, चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पर मास के समय बैठे हुए हैं और एक तरीके से क्रिश्चियन धर्म से उनका कितना पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है, वो बताते हैं। और जिस आरएसएस से वो आते हैं, जिस आरएसएस से के वो प्रोडक्ट हैं, उसी आरएसएस के जो दूसरी संगठनाएं हैं वो जाकर दिन रात तोड़फोड़ करती हैं। और जनता को शायद नरेंद्र मोदी अलग लगते हैं और ये तोड़फोड़ करने वाले अलग लगते हैं। तो इससे आप कैसे देखते हैं ये पूरा जो कंफ्यूज करने का तरीका है? आपको मैं कंफ्यूजन निकालने के लिए आसान बात बताऊं। ओडिशा में जिस ईसाई मिशनरी को उसके छोटे बच्चे और बीवी सहित जलाया था, उसमें आरोपी था सारंगी। उसको मोदी ने अपने कैबिनेट में लिया था। 5 साल वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो मोदी अलग नहीं है, यही उनका धोरण है। आपको वो एक जोक है ना, नर्क में एक आदमी जाता है तो अप्सराएं नाचती है, यक्ष किन्नर होते, तो सोचता है यार मस्त है ये, तो अंदर जाना चाहिए। अंदर जैसे पैर रखता है तो बस माँ शैतान होते हैं, तवे पे लोगों को वो कर रहे हैं, पानी तेल में उबाल रहे हैं। तो वो पूछता है वहाँ के उसके जो पहरेदार है उसको, यार 5 मिनट पहले बाहर से मुझे तो अप्सराएं दिखी थी। बोले वो शोरूम था हमारा। तो मोदी शोरूम के लिए जाते हैं, एक बार घुसो अंदर तो पता चलेगा आपको कि सारंगी बना बैठा है। अब तो नहीं है वो, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ईसाई को जला के मारा था जीप में, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उनको अलग मानने की ज़रूरत नहीं। ये सब लोग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। आरएसएस को मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अलग नहीं मानता। अगर इसको आप काटना चाहे काट सकते हैं। नहीं, हमने तो कभी किसी चीज़ को काटा नहीं है। इसलिए नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई अता पता ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड इसलिए है क्योंकि वो टेररिस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप पे बहुत सारे निर्बंध आ जाते हैं, आपकी पता चलता है। फिर भी दुनिया ने उसका मैपिंग कर चुके हैं और वक्त आने पर उसका उनको सटीक और स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। अभी तो मज़े कर रहे हैं, कर लेने दो। लेकिन अभी तो अगर आप देखें सर, तो लेकिन देश को वो बर्बाद करेंगे। मैं वही बात कर रहा था कि अभी तो आप देखें तो उनको जो चाहिए वो सारी चीज़ें हो रही हैं इस देश में। उन्होंने कहा था कि उससे क्या आनंद। मैं आपको पूछता हूँ सोहित, आप कविता पढ़ते हो, विनोद कुमार शुक्ला अभी गुजर गए, उनकी कविता पढ़ते हो, या फिर जॉन एलिया के शेर पढ़ते हो, या फिर साहिर लुधियानवी पढ़ते हो, या फिर निराला पढ़ते हो, फिराक गोरखपुरी पढ़ते हो, या प्रेमचंद पढ़ते हो, या विदेशी जो है अलेक्जेंडर सोलजिनसिन पढ़ते हो, टोरिस पैस्टरनाक पढ़ते हो, पीजी वुडहाउस पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, या फिर आप राजा रविवर्मा से लेके सुजा, आरा, हुसैन, पिकासो तक किसी की पेंटिंग देखते हो, डाडाइज़म वगैरह की जानकारी लेते हो, सूफी गीत सुनते हो, किसी महिला से, लड़की से मोहब्बत करते हो, और क्रिसमस में आप सेलिब्रेट करते हो, ईद में भी आप सेलिब्रेट करते हो, आपका अपने त्यौहार होंगे उसमें भी सेलिब्रेट करते हो। उसमें जीवन की खुशी है, या ये सारी किताबें, ये सारे लेखक, उनको जेल में डालना, किताबें फाड़ देना, उनकी बुराई करना, नेहरू को गाली देना, गांधी को गाली देना, मस्जिद के बाहर जाके तोड़ना, मस्जिद को खोदना, जंगल को तोड़ना, इधर आग लगाना, उधर लोगों के पैसे चुराना, अपने 2 दोस्तों को बड़ा करना, इसमें मज़ा है? ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है या उसमें है? आपके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? इसका मतलब ये मुझे लगता है गहरे अंधकार का नाम है आरएसएस, जिसे मालूम नहीं वो उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और ना ही वो किसी व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य दे सकते हो।
आरएसएस या उसकी किसी भी ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद या अन्य हो, उसके साथ जाने वाले लोग जो हैं वो अंदर से खाली और अंधेरे अंधे हैं, पूरी तरह से गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं। तो उनको अंदर अपने झांकने से डर लगता है, इसलिए वो बाहर दौड़ते हैं और पागल जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो भीड़ है, ये जो आरएसएस में जाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका असर इस पूरे साल की अगर हम बात करें तो उस पर नज़र है। इसी साल इनको 100 साल पूरा होता है और मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग जो शायद इंस्टाग्राम पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अचानक से जब इनके 100 साल पूरे होते हैं, हाथ में छड़ी, सर पे काला टोपी, सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट पहनकर तस्वीर डाल रहे हैं और अपने आप को इस संगठन से बता रहे हैं। और ये पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उच्च वर्ण उच्च जाति के लोग हैं, मुंबई, दिल्ली, पुणे में रहने वाले लोग हैं, बहुजन भी है, बहुजन तो बड़े पैमाने पर हैं। तो इन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत है? इन्हें क्या आनंद मिल रहा है? क्योंकि इस साल जो लद्दाख को बचाने की बात करता है वो जेल में जाता है। हम देखते हैं पहलगाम में हमला होता है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। इन लोगों की याददाश्त ऐसे समय में चला जाता है। ऑपरेशन सिंदूर असफल हो जाता है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप मेरे को लगता है 60-70 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने कैसे मोदी को ट्रेड की धमकी दी और वॉर खत्म करवाया, उस पर कोई बात नहीं होता। एम्बेसडर अपने आप को ऐसे सिकुड़ते हुए ट्रम्प की निवास जो है मार-लागो, उसके सामने उधर उनके यहाँ के जो एम्बेसडर है उनके साथ खड़े, वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती। कल ही आई है, देख लेना एक बार। तो ये लोगों को क्यों नहीं दिख रहा, या लोग उस भीड़ तंत्र का हिस्सा क्यों बनते हैं? आपने बहुजनों की भी बात की, बहुजनों को क्या पता नहीं है कि आरएसएस का मेन एम क्या है? इसका मैं जवाब दूंगा। ये एक हर्ड मेंटालिटी होती है। गैंग बनाकर लोग खुदकुशी भी करते हैं, कल्ट बनाकर। जापान में भी ऐसा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान में ऐसा हुआ है, जर्मनी में हुआ है, यूएस में हो रहा है। मागा क्या है? तो ये एक फैशन हो जाता है जिससे लोग मर भी सकते हैं, लेकिन फैशन है इसलिए मरते हैं। आपके जीवन के भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये घातक है, ये आपको मालूम होने के बावजूद आप इसलिए करते हो कि क्यों वो करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसके आगे वाला वो करता है। तो ये एक बकरों का वो जो होता है ना झुंड, उसकी साइकोलॉजी ह्यूमन, भेड़ बकरी वाली साइकोलॉजी ह्यूमन में आ जाती है, फिर वो ऐसा करने लगते हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोगों का तभी काम है कि अपने आप को इससे अलग रखें, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप सही स्थिति में और सही जगह पे खड़े थे इतिहास के, ये लिखा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपने बहुत पैसा लेके या राज्यपाल पद या सांसद बन के अय्याशी की और बाद में देश को बेच दिया, देश के जल जंगल ज़मीन को किसी को बेच दिया। ये आपके बारे में लिखा जाना निराशाजनक नहीं है, आपके मनुष्य होने के प्रति ये सबसे बड़ी बदनामी मानी जानी चाहिए। मैं उस बदनाम कल्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे नहीं लगता आप भी बनना चाहते हो। भले ही आज क्रिसमस के दिन आप मेरा जय श्री राम बोले, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि खुद जीसस ने ही बोला था एक खुदा उनको माफ़ कर दे, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब उस वक्त भी ऐसी झुंड थी जो अकेले को सूली चढ़ाते थे जो सही बोल रहा है, और उसे उन्हें माफ़ करने के लिए वो वही था जो प्रार्थना करता था। सही बात है। तो ये नया पैटर्न नहीं है और आगे भी ऐसा पैटर्न आता रहेगा। उसको लड़ने के लिए हमारे बच्चों को हमें तैयार रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आए। साल ख़त्म होने आया है सर, जब इस वीडियो को हम कर रहे हैं। मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए। पहलगाम की बात हमने की, ऑपरेशन सिंदूर की बात की, हमने लद्दाख में देखा क्या हुआ, मणिपुर में
2.5 साल के बाद प्रधानमंत्री हमारे जाते हैं, इस बीच कई चुनाव आए गए, लेकिन जिस तरह से हिंसा कई जगहों पर देखी गई, इस पूरे साल को आप किस तरह से देखते हैं? 2025 ये साल भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की राजनीति के लिए और हम जो नागरिक हैं उसके लिए कैसा रहा? 2014 मई से लेके आज तक और जब तक मोदी शासन और इस आरएसएस की यंत्रणा इस देश पर शासन करेगी, मैं एक साल जैसा ही मानता हूँ। 2014 से अब तक? हाँ, क्योंकि तारीख और तवारीख नहीं बदलेगी तब तक। ये सब बदल जाएगा, उस दिन मैं कैलेंडर को बदलूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से की गई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि राजू सर की तबीयत भले ही थोड़ी सी नरम हुई होगी, लेकिन उनकी धार में कहीं पर भी कोई कमी नज़र नहीं आई। इस साल में जो चीज़ें हुई या जिस तरह से ये देश जिस दिशा में जा रहा है उस पर वो लगातार बोलते आए हैं। जब बोलने नहीं मिला तब लिखते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद, तबीयत ख़राब रहने के बावजूद, आप लोगों के संदेश पर जब आपने कहा कि राजू सर को बुलाइए, उनसे डिस्कशन कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है, इस पर कुछ सेंस बनता है या नहीं बनता है, राजू सर आए, डॉक्टर की अनुमति नहीं होने के बावजूद आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि सही बोलने वाले को पहले भी सूली पर चढ़ा दिया जाता था और बाद में उसकी पूजा की जाती थी, वैसे ही अभी भी हो सकता है, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जो सही बोलता है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा बनते हैं, भेड़ बकरी बनना पसंद करते हैं, लेकिन रैशनल थॉट और साइंटिफिक माइंड का इस्तेमाल वो नहीं करना चाहते हैं। और ये सब आपसे किसी एक संगठन की स्ट्रैटेजी के तहत कराया जा रहा है। वो स्ट्रैटेजी जो कुछ लोगों ने 100 साल पहले लिखा, और आप उस स्ट्रैटेजी को दिन रात आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। और विपक्ष को लग रहा है कि चुनाव लड़कर ही वो इसका समाधान निकाल पाएंगे। तो इसका क्या कोई समाधान चुनाव से निकल सकता है? इस पर भी हमने चर्चा की। नहीं, बिल्कुल इसका कोई चुनाव का इसका समाधान नहीं निकल सकता है, राजू सर ने पहले ही कह दिया। इसके साथ ही साथ राजू सर, जो अकाउंटेबिलिटी है इस सरकार की, वो भी ना के बराबर है। मुझे लगता है लोग भूल भी गए होंगे कि इस देश में इसी साल ब्लास्ट हुआ, वो भी दिल्ली में रेड फोर्ट के पास। ये जनता की सरकार है ही नहीं। एक तो चुन के भी नहीं आई है, पहली बात। और जो सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ दे, चाहे सर का उदाहरण ले लीजिए, SIR का, या फिर ये जो बैंक में पैसे डालना वालना, सब अपने लोगों के खिलाफ उनकी पीड़ा बढ़ाने की रोज निरंतर कोशिश अर्थ मंत्रालय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, PMO सब कर रहे हैं। तो ये जनता की सरकार कैसे मानेंगे आप? बिल्कुल, ये मेरी सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये एक वेलफेयर स्टेट ही नहीं है। हम रेफ्यूजी हैं। जब चाहे हमें जेल में डाला जा सकता है, जब चाहे जहाँ फेंका जा सकता है, जहाँ फेंका जा सकता है। ट्रोल्स तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन हम अपनी मर्जी से पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। अपनी मर्जी से इस देश में सिर्फ मोदी जी पाकिस्तान जा सकते हैं, बिरयानी खा के आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो आपको आपके ही देश में रेफ्यूज बनाने का काम शुरू है। आपके फ़ोन के ज़रिए, आपके बैंक अकाउंट के ज़रिए, आपके इनकम टैक्स के ज़रिए कभी आपको कह दिया जाता है ताली बजाओ, कभी आपको कह दिया जाता है थाली बजाओ, और चुपचाप आप वो सारी चीज़ें करने लगते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने खुद के हेडक्वार्टर्स के बाहर कई सालों तक झंडे नहीं लगाए थे, वो हर घर तिरंगा की बात करते हैं और आप खुशी खुशी उसे मनाते हैं। तो आप या तो रेफ्यूजी हैं या तो फिर ज़ॉम्बी हैं भारत जैसे देश में। और राजू परुलेकर सर शायद यही बात कहना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी तबीयत का मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द आपकी तबीयत ठीक हो। और लेकिन जो मैंने बात पहले भी कही कि तबीयत भले ही ठीक नहीं हो, धार में कोई कमी नहीं है, ना पहले थी और ना ही मुझे कोई शंका थी कि आपकी धार कभी खत्म होगी या कम होगी, और वो बात एक बार फिर से सामने आई। दर्शकों, आपके कहने पर राजू परुलेकर सर बिना डॉक्टर की अनुमति के आए, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। राजू परुलेकर सर की ओर से जो बातें रखी गई उसे आप किस तरह से देखते हैं। वो बात इस पूरे साल इस देश में जो कुछ हुआ, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से, गुंडों की ओर से जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, या फिर जिस तरह से जो लोग आपको बता रहे थे क्या सही है क्या गलत, किसी को जेल में डाला गया, किसी के खिलाफ केसेस की गई, और ये हो रहा है
2025 में भारत जैसे देश में जो अपने आप को लोकतंत्र का रखवाला कहता है। बहरहाल इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, खासतौर पर वो लोग जो लगातार कमेंट कर मुझे कह रहे थे कि सर के साथ मुझे वीडियो करना चाहिए। और अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आगे भी हम बात करते ही आए हैं और जब तक कर सकेंगे लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर। थैंक यू।